हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस का ओवरव्यू देखा था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या प्रोसेसेस होती हैं और उसके क्या क्या सिंपल प्रिकर्सर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्दर आगे देखेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस को। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में मोस्टली जितने भी प्रिकर्सर्स है, चाहे वो ग्लूकोनियोजेनिक अमीनो एसिड हो, फैट्स हो या कोई भी 3-4 कार्बन कंपाउंड हो, वो अल्टीमेटली कौन से प्रोसेस में जा रहा था, रिवर्स ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो पिंक कलर से एरो शो हो रहे हैं वो जो शो कर रहे हैं वो शो कर रहे हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे, और जो ब्लू कलर से एरो शो कर रहे हैं वो है रिवर्स ग्लाइकोलिटिक पाथवे यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के स्टेप। तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे में हमने पहले भी पढ़ चुका है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था और मोस्टली जो रिएक्शंस है वो रिवर्सिबल होती है, मतलब दोनों डायरेक्शंस में फ्लो करती है। कुछ इस स्टेप्स होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, तो उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की बाईपास रिएक्शन बोलते हैं। तो मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस में कुछ ही रिएक्शंस होती है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी सारी एज इट इज़ ग्लाइकोलिसिस की तरह होंगी। तो जो 3 रिएक्शंस है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसे हम बाईपास रिएक्शन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे, क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस है और इसके लिए डिफरेंट एंजाइम्स यूज होंगे जिसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो और बाकी सारी रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो जहाँ जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में अगर एटीपी कंज्यूम हो रहा था तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में वो एटीपी फॉर्म हो रहा होगा। तो यहाँ पे एटीपी बन रही है ग्लाइकोलिसिस में और यहाँ पे एटीपी कंज्यूम हो रही है। यहाँ पे NADH फॉर्म हो रहा है इन ग्लाइकोलिसिस रिएक्ट पाथवे, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा, NADH कंज्यूम हो रहा होगा। तो जस्ट उसके ऑपोजिट चलेंगे, बट हम 3 बाईपास रिएक्शन को यहाँ पे हम डिटेल में और उनके न्यू एंजाइम्स को देखेंगे। तो हम नीचे से शुरू करेंगे क्योंकि हमारे लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस में रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पे प्रिकर्सर क्या है, पायरुवेट, और हमें फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, जिसके अंदर हमारे 10 स्टेप्स है। तो 7 स्टेप्स जो है वो ग्लाइकोलिसिस के जस्ट रिवर्स है, बट 3 स्टेप्स जो हैं वो हमारे लिए न्यू हैं। तो आइए उसको देखते हैं। तो फर्स्ट हमें अगर पायरुवेट से हमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट भी बनता है। बट अगर हम ग्लाइकोलिसिस पाथवे में देखें तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट में चेंज करने के लिए कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता और सिंगल एंजाइम्स में ये काम हो जाता है। बट यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है, 2 एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो पेप कार्बोक्सी काइनेज जो कि ऑक्सैलो एसीटेट से पेप बनाएगा, लेकिन उससे पहले पायरुवेट से ऑक्सैलो एसिड बनेगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। और यहाँ पे जो है सिंगल एंजाइम्स के साथ एनर्जी कंजम्पशन भी जो है वो बहुत कम है इस रिएक्शन में। ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP कंज्यूम हो रही है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 ATP तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन में कंज्यूम हो रही है एंड सेकेंड हाफ में भी 2 GTP, ये भी एक एनर्जी सब्सटेंस है, तो ये भी क्या कंज्यूम हो रहा था। यहाँ पे टोटल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP या GTP और ATP के दो दो मॉलिक्यूल्स मिला के टोटल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो ये हाईली एनर्जी कंजम्पशन वाली रिएक्शंस है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पायरुवेट कार्बोक्सिलेज से ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा, तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज मतलब क्या है, यहाँ पे पायरुवेट मतलब रिएक्टेंट के अंदर हो रहा है और कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बोक्सी ग्रुप जो है यहाँ पे ऐड होगा, मतलब कुछ ना कुछ रिएक्टेंट में और आएगा, हम आगे देखेंगे, जिसमें अब बाइकार्बोनेट से CO2 मॉलिक्यूल यानी कि कार्बोक्सी ग्रुप जो होता है वो निकल के ऐड हो जाता है पायरुवेट में और फिर वो हमें क्या देता है, ऑक्सैलो एसीटेट। उसके बाद नेक्स्ट में क्या हो रहा है एंजाइम, पेप कार्बोक्सी काइनेज यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट प्रोडक्ट के नेम पे है एंजाइम का नेम। पेप कार्बोक्सी काइनेज मतलब कार्बोक्सी काइनेज, काइनेज का मतलब क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना। काइनेज का वर्क है फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना। तो कार्बोक्सी काइनेज मतलब कार्बोक्सी ग्रुप पे काइनेज को ऐड करेगा और वो फॉस्फेट ग्रुप आएगा कहाँ से, ऑब्वियसली जीटीपी से। जीटीपी में क्या होगा, एक फॉस्फेट निकल के ऑक्सैलो एसीटेट में जुड़ के हमें फॉस्फोनिल पायरुवेट देगा और रिलीज क्या हो जाएगा, जीडीपी।
तो ये हमारी फर्स्ट बाईपास रिएक्शन थी। अभी हम इसके केमिकल रिएक्शंस भी डिटेल में देखेंगे। अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं। सेकेंड बाईपास रिएक्शन है हमारी यहाँ पे, जिसमें हम ग्लाइकोलिसिस में क्या बना रहे थे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो 1,6 बिसफॉस्फेट बनाने के लिए हमने क्या चेंजेस किए इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक फॉस्फेट को ऐड किया था फर्स्ट पोजीशन पे, जिसके लिए एंजाइम था फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो ये जो है एक की एंजाइम है ग्लाइकोलिसिस का, बट ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये एंजाइम नहीं यूज़ हो रहा, तो इसका की एंजाइम नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए हमें क्या काम करना है, हमें काम करना है इसमें फॉस्फेट हमें रिमूव करना है। जब हम उसमें ऐड करें तो इसमें हमें रिमूव करना है। तो ऐड करने के लिए काइनेज एंजाइम ही यूज़ होते हैं, लेकिन रिमूव करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होते हैं उसके पीछे सफिक्स क्या होता है, फॉस्फेटेज। तो हमें फ्रक्टोज से हटाना है और हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है, 1,6 बिसफॉस्फेट। तो हमारा एंजाइम का नेम क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, यानी कि फॉस्फेटेज यानी फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने का काम हो रहा है, इसलिए एंजाइम के सफिक्स में क्या है, फॉस्फेटेज। ये थी हमारी सेकेंड बाईपास रिएक्शन, ये थी हमारी फर्स्ट बाईपास रिएक्शन। अब हमारी थर्ड बाईपास रिएक्शन है फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो फर्स्ट रिएक्शन में आपको पता है ग्लाइकोलिसिस में ये जो होती है हमारी एक तरह से कमिटेड रिएक्शन होती है। मतलब अगर ग्लूकोज को फाइनली पाइरुवेट में चेंज होना है तभी वो क्या करेगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। एक बार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो फिर उसे पाइरुवेट तक जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ताकि रिवर्स कंडीशन में ना जाए। तो ये फर्स्ट कमिटेड स्टेप होता है इन ग्लाइकोलिसिस, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर रहे हैं ग्लूकोज में। और तो एंजाइम क्या यूज़ होगा, ऑब्वियसली काइनेजेस यूज़ होंगे। और यहाँ पे शुगर की बात हो रही है जिसके अंदर 6 कार्बन शुगर, इसलिए हमने एंजाइम का नाम क्या है, हेक्सोकाइनेजेस। और एक एटीपी यूज़ होगी, तभी तो एटीपी का फॉस्फेट निकाल के सबस्ट्रेट में ऐड करना है, यही काम तो कर रहा है हेक्सोकाइनेजेस। अब हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है, हमें रिमूव करना है फॉस्फेट। तो रिमूव करने के लिए कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, फॉस्फेटेज। और हमें यहाँ पे किस में से रिमूव करना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम यूज़ होगा, जिसमें क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, और वो हमें क्या देगा, ग्लूकोज देगा। तो ये थर्ड बाईपास रिएक्शन थी। तो ये 3 मेन बाईपास रिएक्शंस होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। अभी हम डिटेल में इसके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। अब हम हर एक बाईपास रिएक्शन को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो बाईपास रिएक्शन थी क्या, ग्लाइकोलिसिस के वो स्टेप जो इरिवर्सिबल है। कौन कौन से स्टेप, फर्स्ट, सेकंड एंड 10th स्टेप। तो ये दो, फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप, तो ये 3 स्टेप्स जो हैं वो इरिवर्सिबल स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, बाईपास रिएक्शन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हमने देखा कि पाइरुवेट से ग्लूकोज बना रहे, लेकिन पाइरुवेट से या फिर प्रिकर्सर जो है वो एलानीन भी हो सकता है। तो अगर एलानीन हुआ प्रिकर्सर तो हम उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं, अल्फा अमीनो ग्रुप जो है उसका रिमूव हो जाता है, तो वो हमें क्या दे देता है, पाइरुवेट बनाता है। तो एलानीन भी ऐसे एंटर करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे में, क्योंकि अल्टीमेटली उसने अल्फा अमीनो ग्रुप रिलीज कर दिया। अब वो क्या बन गया, वो पाइरुवेट बन गया। तो अब वो पाइरुवेट से ही ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंटर करेगा। तो हमने फर्स्ट रिएक्शन देखी थी बाईपास रिएक्शन, जिसके अंदर पाइरुवेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनना था और उसमें एक इंटरमीडिएट भी बन रहा था, ऑक्सैलो एसीटेट। तो पाइरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनाने के लिए जो फर्स्ट एंजाइम यूज हो रहा था वो क्या था, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे हम इस एंजाइम के बारे में देखिए, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, जिसको एक कोएंजाइम की ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर फंक्शन के लिए, जिसका नाम है बायोटिन। तो ये एंजाइम रिक्वायर कोएंजाइम बायोटिन, जो कन्वर्ट करता है पाइरुवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में। तो ये एंजाइम जो है, जो पाइरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करता है, उसको ज़रूरत होती है अपने फंक्शन के लिए कोएंजाइम की, जिसका नाम है बायोटिन। तो यहाँ पे एक रिएक्शन लिखिए जिसको हमने अभी देखा। पाइरुवेट में क्या होता है,
बाइकार्बोनेट भी यूज होता है। तो बायोटिन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक तरह से बाइकार्बोनेट प्रोवाइड कर रहा है, एक एटीपी कंज्यूम हो रही है, और पायरुवेट से क्या मिल रहा है हमें, ऑक्सैलो एसीटेट, और एटीपी से क्या मिल रहा है, एडीपी। और एक फॉस्फेट जो रिलीज हो रहा है, ये कहाँ ऐड, एटीपी प्लस फॉस्फेट, ये फॉस्फेट कहाँ जुड़ेगा, ये फॉस्फेट यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे फॉस्फेट का कोई काम नहीं, क्योंकि हमने पायरुवेट में क्या ऐड किया है, CO2, क्योंकि नाम क्या है एंजाइम का, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। यहाँ पे एडिंग हो रही है CO2 ग्रुप की, कार्बोक्सी ग्रुप की। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देख रहे हैं डिटेल में, केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या चेंज करना है, पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट में, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, बाइकार्बोनेट एंड एटीपी। तो यहाँ पे बायोटिन का क्या काम कर रहा है, बायोटिन हमें प्रोवाइड कर रहा है एक्टिव बाइकार्बोनेट। तो बायोटिन एज अ कैरियर यूज हो रहा है, और इस एंजाइम के लिए को एंजाइम की तरह यूज हो रहा है। तो बायोटिन के बिना ये एंजाइम वर्क नहीं करेगा, बायोटिन हमें और एक्टिव बाइकार्बोनेट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसकी मदद से क्या होगा, ये जो पायरुवेट का स्ट्रक्चर है, इस पे इस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिमूव करके ये CO2 ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट। तो एक CO2 यानी कार्बोक्सी ग्रुप जो है पायरुवेट में ऐड हो रहा है, और फिर वो हमें क्या दे देगा, ऑक्सैलो एसीटेट। तो ये आधी रिएक्शन थी। अब इसके बाद ऑक्सैलो एसीटेट, इतनी रिएक्शन हमारी कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। अब इसके बाद क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से इस ऑक्सैलो एसीटेट को रिमूव करना पड़ता है, और जो नेक्स्ट रिएक्शन है फॉस्फोनिल पायरुवेट में चेंज होने की, वो रिएक्शन जो है हमारी साइटोप्लाज्म में होती है। तो इसके लिए इसका ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है, लेकिन ऑक्सैलो एसीटेट को एज इट इज ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई चैनल नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में, इसलिए हम इसको फर्दर चेंज करते हैं मैलेट में, और देन इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं साइटोप्लाज्म में। फिर उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में जाके दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज हो जाता है, और फिर हम उस ऑक्सैलो एसीटेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज कर देते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं इसके आगे की रिएक्शन जो साइटोप्लाज्म में होने वाली है। तो ये रहा ऑक्सैलो एसीटेट, जिसके अंदर हमने क्या किया, एक CO2 ग्रुप पहले से इसमें लगा था, और एक CO2 ग्रुप कहाँ से आया, बाइकार्बोनेट से। अब इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमारी GTP यूज हो रही थी। तो ये GTP मॉलिक्यूल, इसमें 3 फॉस्फेट है, और ये ग्वानोसिन लगा हुआ है। तो GTP से क्या होगा, GDP निकलेगा, और एक फॉस्फेट ग्रुप जो है इसका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, किसमें, कार्बोक्सी ग्रुप में। तो कैसे ऐड होगा, ये रहा CO2 मॉलिक्यूल जो है हमारा रिलीज हो गया। CO2 मॉलिक्यूल क्या था, जो हमने प्रीवियस स्टेप में लगाया था, वो यहाँ पे रिलीज हो गया, और एक फॉस्फेट ऐड हो गया। दिख रहा है आपको, यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो गया, और जो CO2 ग्रुप हमने लगाया था वो रिलीज हो गया। तो अब हमें क्या बन गया, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो अब ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, यहाँ पे जाके हमारी फर्स्ट बाईपास रिएक्शन जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस की कंप्लीट हो गई है। अभी हम यहाँ पे जो हमने ऑक्सैलो एसीटेट बनाया, उसका माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी हम देखेंगे। और जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं, वो जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं, और एक सेकेंडरी पाथवे भी होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वो भी यूज़ होता है। और वो पाथवे जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में भी यूज़ होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल में भी क्या होता है, ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, फिर उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ पे एंजाइम कौन कौन से चाहिए थे, हमने ऊपर देखा है एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और यहाँ पे सेकेंड एंजाइम जो यूज़ हो रहा है वो है पेप कार्बोक्सी काइनेज।